नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्क लगन में शुक्र विराजमान है। कर्क लगन अर्थात प्रथम भाव में, कालपुरुष कुंडली की प्रथम भाव में जो है वो चंद्रमा की राशि कर्क राशि विराजमान है, और कर्क राशि के जो प्रथम भाव है उसमें जो है वो शुक्र विराजमान है। शुक्र जो है वो 16.23 डिग्री का शुक्र होने के कारण ये शुक्र जो है वो उच्च का शुक्र है, और शुक्र केंद्र में विराजमान है। तो इस व्यक्ति का, इस जातक का जीवन जो है, लगन भी इसका ठीक है, लगन भी 7.15 डिग्री का पुष्य नक्षत्र का है। पुष्य नक्षत्र अच्छा नक्षत्र होता है, और पुष्य नक्षत्र में जब लगन भी उच्च का है और गुरु भी शुक्र विराजमान है और चंद्रमा की राशि विराजमान है, तो इस व्यक्ति के लगन को प्रभावशाली बनाता है। सबसे प्रथम बात यह है कि ये व्यक्ति प्रभावशाली लगन का होगा। इस व्यक्ति का जो प्रभाव होगा, जो समाज में रुतबा होगा, वो अच्छे लोगों से रिलेशन होगा। शुक्र बड़े उच्च लोगों से इसको मतलब जो इसकी वार्ता होगी, जैसे एक आप समझते हैं एक पुलिस वाला जो होता है वो उसको चोर और चक्कर से वास्ता पड़ता है, और एक जो डॉक्टर होता है उसका बीमार वालों से वास्ता पड़ता है। तो इस जातक का चंद्रमा और शुक्र होने के कारण बड़े उच्च लोगों से, जो उच्च स्थान पे विराजमान हो, पॉलिटिशियन हो या उच्च घरों वाले हो या अच्छे जिनके मानसिक स्थिति अच्छी हो, अच्छे विचार हो, स्वस्थ हो, उन लोगों से इसका ज़िंदगी भर जो है वो वास्ता पड़ेगा। शुक्र लग्जरी का भी कारक है, अर्थात इसको जीवन में लग्जरी भी मिलेगी। शुक्र इसको लग्जरी भी प्रदान करेगा। अब ये चीज़ देखने वाली है कि इस जो केंद्र का, जो इसका भाव का स्वामी है, भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा त्रिकोण में बैठा है। जब भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठता है तो अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है। परंतु एक चीज़ देखने वाली है कि चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान हो गया है, जिसका मतलब ये है कि चंद्रमा की डिग्री भी कम है, वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्रमा इसको विद्या का तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं देगा, परंतु तरोतर कभी फ़ायदा देगा, कभी नहीं देगा, कभी फ़ायदा देगा, कभी नहीं देगा। क्योंकि चंद्रमा, अगर ये बाकी चीज़ ठीक है कि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। नीच के होने के कारण इसको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, जिसके कारण से ये चंद्रमा जो है वो इसको अच्छी पोजीशन में लाया जा सकता है। प्रथम ही बता देता हूँ कि चंद्रमा को इस भाव में बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। तो ये जातक अगर जो है वो चंद्रमा को वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, या विष्णु की पूजा करे, या उसको पूर्णमासी का व्रत करे। अगर पूर्णमासी का व्रत करता है और विष्णु और लक्ष्मी जी, नारायण जी की पूजा कर, लक्ष्मी नारायण की जी पूजा करता है, तो इस जातक को अपनी लाइफ में फ़ायदा जो है वो प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्रमा ही इसके लगन का कारक है। जो इसके मन में मानसिक विचार आएंगे वो चंद्रमा इसकी बुद्धि का कारक है, तो विचारों को बड़ा प्रभाव करेगा। और अगर इसके विचार अच्छे होंगे तो इसकी आत्मा शुद्ध रहेगी, परंतु इसके विचारों को उत्तर प्रभावित करेगा। जब चंद्रमा जो है वो पूर्णमासी के आसपास होगा तो विचार अच्छे आएंगे। जब अमावस्या के पास होगा तो चंद्रमा इसके नीच विचार उत्पन्न करेगा। उन नीच विचारों से इसको दूर रहना है। अर्थात हमारे माइंड में विचार जो है वो 100% उत्पन्न होते हैं, कर्म 10% रहता है। तो इस विचार सोचने पे ही बड़ा कुछ डिपेंड करता है। शुक्र से इसके प्रभावित होने के कारण विचार जो है इसको अच्छे ही लेके जाने पड़ेंगे, नेगेटिव विचारों की तरफ ध्यान नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में सूर्य की राशि विराजमान है, सूर्य के घर में केतु विराजमान है। तो एक तो चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि इस जातक की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि जब आय के स्थान में विराजमान होता है तो केतु अचानक लाभ देता है। केतु एक रेगुलर इनकम नहीं देता है, तो इंसान की रेगुलर इनकम नहीं होती है। सूर्य अच्छा है, अगर इस घर में केतु विराजमान नहीं होता और सूर्य ही होता तो जातक को गवर्नमेंट सेक्टर से, अर्थात जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं उनके द्वारा जातक को अचानक इनकम प्राप्त हुआ करेगी। ये दूसरे भाव का इसका फल है। इसका मतलब ये है कि जातक के जो पुनर्जन्म के कर्म होंगे, या पुनर्जन्म के पितरों के कर्म होंगे, या जातक के कर्म से जो इसके फैमिली होगी वो संतुष्ट नहीं होगी, अर्थात इसके जन्म पितरों के प्रति पूर्ण जन्म में भी अच्छे नहीं रहे होंगे, और इस कारण से केतु यहाँ पे विराजमान है। परंतु ये जातक जो भी कर्म करेगा उससे इसके घर वाले संतुष्ट नहीं होंगे।
अर्थात इसको कर्म अपने लिए ही करना पड़ेगा, परंतु एक बात पक्की है कि इसको अचानक धन प्राप्त होगा। अब आते हैं पराक्रम स्थान में। पराक्रम स्थान में बुध उच्च होकर के बैठा है, परंतु बुध की डिग्री जो है वो थोड़ी ज़्यादा होने के कारण और सूर्य की डिग्री कम होने के कारण ये भी इतना ज़्यादा फल प्रदान नहीं करेंगे, परंतु जागत का पराक्रम सूर्य बुध आदित्य होने के कारण पराक्रम अच्छा रहेगा। इस जातक का पराक्रम जो है व्यापारी वर्ग के ऊपर भी ज़्यादा रहेगा। व्यापारी वर्ग के ऊपर क्यों रहेगा उसका लॉजिक मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जातक का जो पराक्रम है वो बुध की राशि में, बुध अपने ही घर में विराजमान है, कन्या राशि में बुध विराजमान है, तो व्यापार संबंधी जो लोग होंगे उनसे ज़्यादा पराक्रम जो है, पराक्रम इसका प्रभावशाली रहेगा। उन लोगों के साथ इसके मेल जोल रिलेशन सब अच्छे रहेंगे, भाई बहनों के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे रहेंगे और अपने भाई बहनों से कभी झगड़ा नहीं होगा, अपने भाई बहनों से प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, वो इससे हमेशा ही खुश जो है वो रहेंगे। अर्थात ये बुध और सूरज का प्रभाव है। और दूसरा एक बुध आदित्य योग होने के कारण जो भी वाणी ये दिन में वार्तालाप करेगा वो वाणी बहुत ही सुप्रिय होगी, लोगों को, इसके भाई बहनों को प्रिय लगेगी, अच्छी लगेगी, जिसके थ्रू ये जातक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। परंतु किसी के साथ भी अपनी कोई कमिटमेंट करनी हो, को कुछ करना हो, जिन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव है उन लोगों के साथ ये रात को कोई वार्ता ना करे, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य और बुध आदित्य योग है, तो वाणी का प्रभाव भी दिन में ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं सप्तम घर। अब इसका घर लड़के का देखो, सप्तम घर में तुला राशि में विराजमान है। तुला राशि का शुक्र कहाँ गया? केंद्र में। ये देखो केंद्र में, अर्थात इस घर का स्वामी चला गया केंद्र में। अब जब केंद्र में चला गया तो इसका घर बहुत सुंदर होगा, इसके माता से इसके अच्छे रिलेशन होंगे, माता इसकी अच्छी होगी, माता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, माता इसके बारे में हमेशा अच्छे सोचेगी, घर बार अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। परंतु ये शुक्र को अगर कन्याओं का पूजन ये जातक करे और माता की पूजा करे, अर्थात माँ भवानी की पूजा करे, शुक्र में माँ भवानी की पूजा की जाती है, अर्थात ये महाकाली की पूजा करे तो इसको तरोतर वृद्धि होगी, अर्थात उत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि ये शुक्र जो है वो माता महाकाली का ही उपासक है, भोले शंकर का उपासक है। भोले शंकर की उपासना करे, महाकाली की उपासना करे तो इस जातक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जब भी नवरात्रे आते हैं तो व्रत रखे, जब नवरात्रे व्रत रखे, और बाद में जब नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं निराहार रह के अगर व्रत करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद ये जातक अगर कन्या पूजन करता है, मेरे हिसाब से इस जातक को अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए जब भी शुक्र क्या कहते हैं उसको, ज्येष्ठ शुक्रवार को अगर महीने में भी एक बार कन्या की पूजा कर दे तो इसका व्यक्तित्व उच्च होता जाएगा। महीने में नहीं होती तो साल में एक बार कर दे, अपने जन्मदिन पे कर दे, परंतु कन्या पूजन ही एक रामबाण उपाय है इस कुंडली को उच्च करने के लिए। इसको कन्या पूजन करे, उनके पाँव धोए, लड़कियों को अच्छे कपड़े दे, 14 साल से नीचे लड़कियों का पूजन करे तो ये लड़का उत्तर वृद्धि कर सकता है। ये तो इस भाव का फल है, क्योंकि ये भाव बहुत ही अच्छा भाव है। केंद्र का स्वामी मतलब देखो लगन में गया हुआ है, प्रथम भाव में गया हुआ है और अच्छे ग्रह, और पुष्य नक्षत्र में 16 डिग्री का शुक्र है। शुक्र यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, मंगल भी इसकी कुंडली में अच्छा है और शुक्र बहुत अच्छा है। तो इस कारण से ये जातक जो है अच्छी लग्जरी प्राप्त करेगा, अर्थात इसके पास गाड़ी भी नहीं होगी तो भी वो अपनी दूसरे की किसी की गाड़ी मिलेगी, तो उस गाड़ी का मतलब ऐसा है, शुक्र का ये प्रभाव है कि अगर कहीं भी जाएगा तो होटल अच्छा मिलेगा, गाड़ी अच्छी मिलेगी, रहने को अच्छा मिलेगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे। परंतु ये सिर्फ औरतों का सम्मान करे, माँ का सम्मान करे, और जो 14 साल से नीचे कन्या होती है उनका पूजन करे, नवरात्रों के और माता भगवती का ध्यान करे, तो इसका शुक्र इसको उत्तर वृद्धि देगा। अब इस लड़के की जो आते हैं पंचम स्थान पे, जो सूक्ष्म बुद्धि का और विद्या का कारक है, तो इस राशि में मैं ये नहीं कह सकता कि इस जातक की विद्या बहुत ही उच्च होगी। ये मुझे नहीं पता विद्या कितनी है, परंतु बहुत उच्च नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा विद्या तो अच्छी प्रदान करता है पर राशि नीच होने के कारण, तो इसकी सूक्ष्म बुद्धि जो होगी वो भी इतनी उच्च नहीं होगी। तो सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है कि हमने कोई विचार सोचा, उसको दोबारा सोचना कि मैं इसको करूं ना करूं, और उसके ऊपर अच्छा फैसला लेना। तो सूक्ष्म बुद्धि जो है वो इतनी अच्छी नहीं है।
तो कोई भी फैसला करे वो सोच समझ के करे, ये बहुत ज़रूरी है इस जातक के लिए। इसके बच्चे भी जो होंगे वो थोड़ा कष्ट से ज़्यादा इस जातक को कन्या ही, क्योंकि चंद्रमा जो कन्या का प्रतीक होता है, और परंतु कन्या होंगी, परंतु मंगल सामने से दृष्टि होने के कारण जातक को बेटा भी प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। परंतु एक चीज़ और देखी जाए इस कुंडली में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि यहाँ गई। मंगल की दृष्टि ये इस पे नहीं, मंगल की दृष्टि यहाँ पे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे अच्छी है। चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि नहीं है, परंतु इस 8 नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि इसको सोच समझ के ही फैसले लेने चाहिए। अब आते हैं हम शत्रु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 विकारों के ऊपर। शत्रु और ऋण, ये इन चीज़ों का घर है, अर्थात ये काम क्रोध मोह लोभ जो अहंकार शत्रु होते हैं उनका इस घर में जो है, छठे घर में बृहस्पति की राशि धनु राशि बैठी है, और धनु राशि में शनि विराजमान है। शनि 2.8 डिग्री का मूला नक्षत्र का है, तो जब शनि विराजमान होता है तो अरिष्ट को नाश करता है, अर्थात इसके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को खत्म करेगा। ये लड़का अच्छा होगा, और शत्रु भी इसके शत्रु उत्पन्न होंगे, पर वो खत्म कर देगा शनि। और बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो शनि इसको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। कोई ज़्यादा लंबी कभी बीमारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो अगर होगी भी तो शनि इसकी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। अब आते हैं इस घर के ऊपर, सप्तम घर के ऊपर। सप्तम घर में शनि विराजमान है, सप्तम घर में शनि की राशि विराजमान है, अर्थात मकर राशि विराजमान है। मकर राशि का और 7वें घर का और 8वें घर का मालिक, जो 7वें घर का और 8वें घर का मालिक जो है वो छठे में विराजमान हो गया है। तो ये जो जातक की कुंडली में 7वें घर का और छठे घर का मालिक है, ये ज़्यादा शादी के लिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मैरिड लाइफ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मैरिड लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, जिसको बोलते हैं कि बड़ी वो चीज़ है, परंतु शुक्र की 7वीं दृष्टि है, तो शुक्र जो अपनी गुरु की जब दृष्टि जिस चीज़ के ऊपर पड़ जाती है, तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तब मैरिड लाइफ अच्छी होती। शुक्र की दृष्टि इस घर के ऊपर 7वीं, शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, और शुक्र की जब 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो सुंदर कन्या का प्राप्ति होगी, सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। परंतु इसको मैरिड लाइफ जो अच्छी रखनी होगी वो इसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि मैरिड लाइफ को इसने कैसे रखना है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है। इस घर में शनि का कर्म का कारक है, तो जैसे अपनी पत्नी को रखेगा वैसा ही इसका कर्म होगा, वैसा ही ये अपनी पत्नी को रख सकता है। अब ये मोक्ष के घर में राहु विराजमान है, राहु यहाँ इस घर में ठीक होता है, अर्थात जब छठे 8वें और 12वें में कोई पाप ग्रह विराजमान होते हैं तो वो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। अर्थात मोक्ष के घर में राहु है, तो राहु इसके जो है मृत्यु स्थान में विराजमान होने के कारण आयु तो अभी ये मैं कुछ नहीं, इसके बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन अभी नहीं कर सकते हैं, परंतु शनि के घर में राहु अर्थात मित्र के घर में राहु है, तो इसके अरिष्टों का भी नाश जो है वो करेगा। अब आते हैं ये भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में मंगल विराजमान है, मंगल बकरी होकर के, मंगल जो है वो शटवल में उसका पोजीशन बहुत अच्छी है, 1.55 जो है वो शटवल में पोजीशन है, अर्थात अपने मित्र के घर में मंगल विराजमान है, तो इस जातक का भाग्य बहुत ही उच्च है। अर्थात ये सबसे बड़ी एक चीज़ है, इसने भाग्य को उच्च करना है तो ये महाकाली की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा करे, गणपति जी की पूजा करे, गणपति जी की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा करे और महाकाली की पूजा करे, तो इस जातक का भाग्य तरोतर उच्च होता रहेगा। और जब जब कुंडली में मतलब महादशा के अंतर में कुंडली में मंगल की दशा आती है, अब जैसे केतु की इसको दशा लगी हुई आजकल, केतु की दशा में 21/11/24 से लेकर 4/12/24 तक मंगल की दशा आएगी केतु में, तो ये इसका भाग्य इसको चमकृत कर देगा। 21 से केतु वैसे अचानक भाग्य का कारक है, परंतु भाग्य चमकृत कर देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ें, हनुमान जी का मंदिर, गणपति जी का मंदिर और महाकाली का मंदिर, अगर ये जातक तीनों जगह अपने झंडे गाड़ता है तो ये इसका जो इसकी आय में वृद्धि होगी। झंडा गाड़ने का मतलब जब है कि त्रिकोण झंडा ले और इन मंदिरों में ये अपना झंडा चढ़ाए, तो जब ये त्रिकोण झंडा इन मंदिरों में चढ़ाएगा, इसको रूटीन ही अपनी लाइफ की रख लेनी चाहिए कि अगर इनकम बढ़ानी है तो महाकाली के मंदिर में
गणपति जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में त्रिकोणीय झंडा हमेशा चढ़ाता रहे तो इसका भाग्य भी उच्च होता रहेगा, और जैसे जैसे इसका वो मंदिर में झंडा झूलेगा वैसे वैसे इसका भाग्य जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। अब आते हैं, अब देखो एक चीज़ और है, इस घर का मालिक त्रिकोण का मालिक, नहीं सॉरी, केंद्र का मालिक त्रिकोण में विराजमान है, तो ये भी एक योग है कुंडली में, अच्छा योग है। जब केंद्र का मालिक त्रिकोण में विराजमान है और अपने मित्र के घर में विराजमान है तो मंगल का छठ बल ही सबसे अच्छा है। तो ये जातक भूमि संबंधी कार्य भी कर सकता है। कर्म क्षेत्र से देखो एक में मंगल है तो भूमि संबंधी कोई भी कार्य कर सकता है, भूमि से रिलेटेड भूमि को खरीद सकता है, भूमि को बेच सकता है, भूमि संबंधी कोई भी कार्य करे तो इसका कर्म स्थान ही भूमि से रिलेटेड होगा, अर्थात ये जमीन से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा तो जातक का भाग्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा और जब जब गोचर कुंडली में मंगल अच्छी जगह पे आता है, अर्थात गोचर कुंडली में मंगल जब यहाँ पे मीन राशि में आएगा तो इसका भाग्य और भी भाग्य में वृद्धि होगी। अब आते हैं इसका लाभ स्थान में, लाभ स्थान में गुरु जब विराजमान होते इस घर में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, अर्थात शुक्र के घर में, शुक्र के मतलब 12वें इसके 11वें भाव में, लाभ भाव में जो है वो राशि जो है वो शुक्र की वृष राशि विराजमान है और वृष राशि में गुरु विराजमान है और रोहिणी नक्षत्र में है। तो गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में अच्छा फायदा देते हैं और इस घर में गुरु बहुत अच्छा लाभ देंगे। इस जातक को भूमि संबंधी लाभ अच्छे होंगे और प्रशासन से रिलेटेड लाभ अच्छे होंगे। मंगल प्रशासन का भी कारक है, प्रशासन से रिलेटेड भूमि संबंधी रिलेटेड लाभ जो है वो इस जातक को अच्छे होंगे। अब आते हैं मोक्ष की कुंडली। मोक्ष जो इसका मोक्ष का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी जो बुध है, बुध जो है वो सूर्य के साथ में विराजमान है। तो इस जातक को जो भाव खर्चे है वो ये जातक अच्छे ही भाव में खर्चे करेगा, अर्थात अपने भाई बहनों से रिलेटेड खर्चे करेगा, अपने जिन लोगों के ऊपर पराक्रम होगा उन लोगों के ऊपर खर्च करेगा, जिन लोगों से पराक्रम बढ़ेगा उन लोगों के ऊपर खर्च करेगा, अर्थात इसका खर्चा जो है वो अपने भाई बहनों और पराक्रम से रिलेटेड इसका जातक का खर्चा होगा। अब आते हैं इस जातक की कुंडली में नवास वर्ग में आते हैं। नवास वर्ग में जो इसका बृहस्पति है वो बृहस्पति जो है, मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे बृहस्पति इसका नवास कुंडली में अष्टम घर में विराजमान है, तो शुक्र से रिलेटेड ही इसको उपाय करने होंगे। गुरु इससे रिलेटेड उपाय नहीं कर सकता क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम में विराजमान है। तो पत्नी का सुख जो है वो थोड़ा सा पोजीशन, जब पत्नी शादी करने की बारी आएगी तो पत्नी की कुंडली जरूर दिखा ले, ये मेरा पत्नी के गुण मिला ले, पत्नी की कुंडली दिखा ले, परंतु ये जरूर देखना है कि पत्नी का सुख इस कुंडली के हिसाब से इसको पत्नी का सुख जो है वो कम है, ये मैं क्लियर बिल्कुल बता देता हूँ। तो शादी से पहले ये जातक अपनी कुंडली विशेष रूप से दिखाए। अभी इस जातक को जातक के केतु की महादशा चली हुई है, जो केतु की दशा जो है वो आपको मैं एक चीज़ और देखते हैं, ऊपर केतु की दशा चली हुई है। केतु की दशा इस जातक को रहेगी, केतु की दशा जातक को रहेगी 7 साल के लिए केतु आता है और ये अभी लगा और 31 तक रहेगा। 7 साल के बाद 15/8 तक केतु की दशा लगेगी, फिर इस जातक को शुक्र की दशा आएगी। जो इस जातक की कुंडली में शुक्र की दशा आएगी जो इसको अच्छी रहेगी। केंद्र में देखो, केंद्र में होरा में तो सूरज की होरा में शुक्र है, परंतु केंद्र की दशा लगेगी, शुक्र की दशा लगेगी तो ये जातक जो है लग्जरी लाइफ जो है वो जिएगा, अर्थात गुरु चाहे बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो कभी भी बुरा फल नहीं देता है और केंद्र में विराजमान होने के कारण इसको कोई बुरा फल जो है इसका प्राप्त नहीं होगा। तो जो आगे के इसके शुक्र की दशा के जो इसके समय है वो अच्छा ही रहने वाला है, परंतु शादी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब लड़का शादी करे तो अपनी कुंडली को जो है वो अच्छे ढंग से विवेचना करवाए। और एक चीज़ है कि इसका कर्म स्थान मंगल से ही रिलेटेड होगा, मतलब मंगल से रिलेटेड, जो मंगल से रिलेटेड अर्थात सेना से रिलेटेड हो सकता है, मैंने भूमि से रिलेटेड बताया, सेना से रिलेटेड हो सकता है, उस तरीके का इस जातक का पराक्रम आएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि गुरु की दृष्टि 1 2 3, यहाँ से गुरु की 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, जब 7वीं दृष्टि विद्या के ऊपर पड़ रही है, गुरु से रिलेटेड ये पड़ रही है, तो ये जातक जो है गुरु से रिलेटेड यहाँ दृष्टि पड़ रही है सूक्ष्म बुद्धि के ऊपर, जो इस घर का
जो इस घर की पोजीशन अच्छी नहीं थी, चंद्रमा जो था वो वृश्चिक राशि में नीच का होने के कारण, गुरु की दृष्टि होने के कारण, जहाँ गुरु बैठ दृष्टि देता है वहाँ अमृत दृष्टि बरसाता है। तो इसके चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा विद्या स्थान को इसने ठीक किया हुआ है। तो चंद्रमा की बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी अच्छा, पराक्रम स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, 6 और 7 में दृष्टि डाल रहा है, 8 और 9। तो विवाह स्थान पे, पराक्रम स्थान पे और विद्या स्थान पे तो गुरु दृष्टि तो यहाँ डाल रहा है। परंतु अगर ये जातक अपनी कुंडली की विवेचना करा के शादी करेगा, गुण मिला के शादी करेगा, तो इसका जो गुरु है अपनी दृष्टि से भाग्य के ऊपर इसकी शादी को भी अच्छा कर देगा। अब गुरु की दृष्टि होगी, शुक्र की दृष्टि इसकी ऑलरेडी है, पत्नी इसकी सुंदर होगी, ये मैंने आपको बता दिया। शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5, शनि की दृष्टि 1 2 3, इस घर पे दृष्टि है तो आयु दीर्घ करेगा। शनि की दृष्टि जो है वो मोक्ष के खाते को, ये जो हमारा मृत्यु का स्थान है इसकी आयु बढ़ा देगा। तीसरा, चौथा, पांचवा इस घर में दृष्टि डाला, थोड़ा सा नुकसान जरूर करेगा, कर्म का क्षय जरूर करेगा। 5, फिर 6 7, 7वीं दृष्टि इधर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इसकी आ गई। तो ये मोक्ष के खाते को 7 8 9 10, फिर यहाँ पे दृष्टि भी शनि दृष्टि डाल रहा है तो पराक्रम को भी थोड़ा हिलाएगा। तो इसको मैं जातक को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि शनि जो है इसका 6ठे घर में विराजमान है, पराक्रम के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, मोक्ष के ऊपर दृष्टि डाल रहा है और आयु स्थान के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो इस जातक को शनि से रिलेटेड दान करने चाहिए। मतलब हर जब इसकी क्या कहते हैं जातक का जन्मदिन आता है तो इसको तोला करवाना चाहिए। तोले में ये शनि से रिलेटेड लोहा, माँ और जो शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं, तेल, माँ, जूते, ये चीज़ें, छता, ये चीज़ दान करें। और अंधों के आश्रम में जा कर के जब इसको समय मिले तो दान करें, क्योंकि शुक्र इसका उच्च हो जाएगा। देखो, एक ही उपाय से इस कुंडली के दोनों घरों को साधा जा सकता है। जब ये शुक्र से रिलेटेड वो करे, अंधों को दान देगा तो शुक्र उच्च हो जाएगा। शुक्र उच्च, पर चावलों का दान नहीं करना है इसने दान करना है माँ का। ये कुंडली की विवेचना कि आप किस चीज़ का दान करें और किस चीज़ का दान ना करें। आपने माँ का दान करना है, चावलों का दान नहीं करना है। अंधे आश्रम में दान करना है, जिससे शुक्र उच्च हो जाएगा और शनि शांत हो जाएगा। ये थी इस कुंडली की आज की विवेचना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता दी।